अंडरराइटर के सकारात्मक निर्णय के बाद प्रीमियम का समायोजन होते ही बीमा की शुरुआत हो जाती है और बीमा कंपनी को FPR फर्स्ट प्रीमियम रिसीट जिसे कहते हैं वो इशू करनी पड़ती है। FPR प्रथम प्रीमियम रसीद बीमा संविदा के शुरू होने की सबूत मानी जाती है। इसमें पॉलिसी संख्या, बीमा धारक का नाम, पता, प्रीमियम, भुगतान विधि, बीमा राशि इत्यादि रहता है। पहला प्रीमियम के बाद के प्रीमियम के जमा होने पर पार्टी को RPR यानी रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट मिलता है। इसी बीच पॉलिसी धारक को पॉलिसी बॉन्ड दिया जाता है। पॉलिसी बॉन्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और यह बीमा संविदा का साक्ष्य माना जाता है। इसमें कंपनी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तथा बीमा राशि के अनुसार बीमा संबंधी स्टाम्प भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार लगाए जाते हैं। पॉलिसी बॉन्ड के 3 कंपोनेंट होते हैं: पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन। बीमा चालू होने के बाद हर एक देय तिथि पर पार्टी को प्रीमियम जमा करते रहना चाहिए। देय तिथि पर प्रीमियम नहीं जमा होने की स्थिति में पार्टी को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसे ग्रेस पीरियड या अनुग्रह अवधि कहते हैं। अनुग्रह अवधि में प्रीमियम भुगतान न होने पर पॉलिसी व्यपगत या लैप्स्ड मानी जाती है। इसे पुनर्चलन या रिवाइवल के माध्यम से फिर से चालू किया जा सकता है। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू। यदि पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी बीच में ही समाप्त कर अपना भुगतान चाहता है तो पॉलिसी धारक को समर्पण मूल्य का भुगतान किया जाता है। पहले यह 3 वर्ष के बाद हो सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 2 वर्ष के बाद ही कर दिया गया है। लोन, ऋण। पॉलिसी लोन हमेशा सरेंडर वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत होता है। लोन लेने की दशा में पॉलिसी को बीमा कंपनी के पक्ष में पूर्ण समनुदेशन करना होता है। दावा भुगतान की दशा में कंपनी पहले अपना ऋण राशि काटती है, फिर बीमा धारक या दावेदार की देयता होती है। नॉमिनेशन, नामांकन। नामांकन संबंधी प्रावधान बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार लागू होती है। नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से बीमा धारक उस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करता है जिसे उसकी मृत्यु के बाद देय दावे का भुगतान किया जाना चाहिए। नामांकन पॉलिसी के अवधि के दौरान कभी भी किया जा सकता है। नामांकन बदला भी जा सकता है। नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है। नॉमिनी का उम्र 18 वर्ष से कम होने पर उसके साथ एक अपॉइंटी या संरक्षक बनाना आवश्यक रहता है। समनुदेशन, असाइनमेंट। समनुदेशन के मामले में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 लागू होती है। समनुदेशन की स्थिति में पॉलिसी का अधिकार तथा स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे में हस्तांतरित हो जाता है। समनुदेशन की स्थिति में नामांकन रद्द माना जाता है। समनुदेशन 2 प्रकार के होते हैं: सशर्त समनुदेशन एवं पूर्ण समनुदेशन। वैध समनुदेशन हेतु इसका बीमा कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। चाहे लोन हो, सरेंडर हो, मैच्योरिटी हो या फिर डेथ क्लेम हो, बीमा पॉलिसी या उससे संबद्ध कंपनी की साख की परीक्षा तभी होती है जब दावा भुगतान का समय आता है। दावा कई तरह के होते हैं, जैसे मनी बैक योजना में बीच बीच में मिलने वाला सर्वाइवल बेनिफिट,
मैच्योरिटी पेमेंट, डेथ क्लेम पेमेंट इत्यादि। डेथ क्लेम दो तरह का होता है। अर्ली डेथ क्लेम यदि पॉलिसी 3 वर्ष से कम चली हो। नॉन अर्ली डेथ क्लेम यदि पॉलिसी 3 वर्ष से अधिक चली हो। डेथ क्लेम की स्थिति में दावेदार को इस संबंध में बीमाकर्ता को सूचित करना होता है। सूचना में मृत्यु का स्थान, कारण और मृत्यु की तिथि इंगित होनी चाहिए। इसके बाद कुछ अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करना होता है, जैसे क्लेमेंट फॉर्म या दावेदार का फॉर्म, दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवश्यकता के अनुसार फिजिशियन सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और सर्टिफाइड कोर्ट कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट भी जमा करना होता है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष तक न सुना गया हो तो उसे मृत मान लिया जाता है और न्यायालय के आदेश की तिथि ही उसकी मृत्यु तिथि मानी जाती है। यदि दावेदार की पहचान न होने के कारण दावा भुगतान में विलंब हो रहा है तो कंपनी इस भुगतान राशि पर बैंक बचत खाते के बराबर ब्याज देगी। और यदि दावा भुगतान में विलंब बीमा कंपनी की वजह से हो रहा है तो दावा राशि पर बीमा कंपनी दंड स्वरूप ब्याज भुगतान करेगी, जो कि उस वित्तीय वर्ष में लागू बैंक दर से 2% अधिक होगा। कभी कभी दावेदार और बीमा कंपनी में किसी दावा भुगतान के संबंध में विवाद खड़ा हो जाता है। दावेदार या ग्राहकों के शिकायतों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने के लिए कई तरह के तंत्र हैं, जैसे IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम या समेकित शिकायत प्रबंधन प्रणाली। यहाँ IRDA द्वारा पॉलिसी धारकों के लिए एक वेब पेज उपलब्ध कराया गया है और पॉलिसी धारक अपनी शिकायत इसी वेब पेज पर यानी www.policyholder.government.in पर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, बीमा संरक्षण अधिनियम 1986। बीमा धारक या दावेदार उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करवाकर उसका निदान पा सकते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम की सीमा अब 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह राज्य आयोग का सीमा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच कर दिया गया है और राष्ट्रीय आयोग की सीमा अब 10 करोड़ या इससे अधिक की राशि के लिए होगा। ओम्बुड्समैन, बीमा लोकपाल, बीमा समस्याओं के शीघ्र निष्पादन हेतु देश भर में 12 लोकपाल कार्यालय ओम्बुड्समैन का गठन किया गया है। पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत लिखित रूप में उस बीमा लोकपाल को संबोधित करनी होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में बीमा कंपनी आती है। उस विषय की शिकायत किसी अदालत या उपभोक्ता फोरम में लंबित नहीं होनी चाहिए। लोकपाल की शक्तियां 20 लाख के बीमा अनुबंधों तक सीमित है। बीमा कंपनियों के प्रतिक्रिया के 1 वर्ष के भीतर लोकपाल में शिकायत की जानी चाहिए। शिकायत निपटारे के लिए बीमा लोकपाल को 3 माह का समय दिया जाता है और यदि शिकायतकर्ता को लोकपाल का निर्णय मान्य है तो बीमा कंपनी को उसका पालन करने हेतु 15 दिन का समय होता है। थैंक यू।